हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि वक्र एफ एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी पर दो बिंदु ए एक्स वन कॉमा वाई वन तथा बी एक्स टू कॉमा वाई टू है, तब लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि वक्र पर कम से कम एक बिंदु सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री होगा जहाँ स्पर्शी जीवा ए बी के समांतर होगी। यह भी सिद्ध कीजिए कि एक्स थ्री जो होगा वो एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर दो के बटा दो के बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को समझेंगे और लिखेंगे। यहाँ पर मैं कोई फलन लेता हूँ y बराबर एफ एक्स और इसके संगत एक अंतराल ले रहा हूँ मैं, संवृत अंतराल a कॉमा बी। तो पहली शर्त जो है इसकी वह यह है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। संतत हो, ये पहला प्रतिबंध हो गया इसका, यह पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, ये दो शर्तें आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। तब लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको, a कॉमा बी के मध्य होगा और इसे आप एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए से प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त कर सकते हो, कर सकते हो। तो यहाँ पर C का मान एक से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको हम एक चित्र से समझते हैं जो हमें और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई कहीं पर ये कोई वक्र है, ये कोई भी वक्र हो सकता है, और यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा A और B होगी। ए बी के समांतर एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी के समांतर होगी। यही आपका लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय है कि यदि ए से बी में, मान लीजिए ये हमारे पास एक अंतराल ले लेते हैं हम इसको, यहाँ पर कोई अंतराल है ए से बी में यदि फलन अवकलनीय हो, सतत हो, तो इनके मध्य एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होता है जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी के समांतर होती है। तो हमें क्या बताना है, हमें ए और बी के मान दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु हमारा एक्स थ्री वाई थ्री होगा, जो कि ए बी का मध्य बिंदु आप इसे कह सकते हो। मध्य बिंदु से हमारा तात्पर्य है कि एक्स वन का जो मान होगा वो एक्स थ्री का जो मान होगा वो एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो होगा ना, पूरी तरीके से मध्य बिंदु नहीं कहेंगे इसको। आइए अब हम सबसे पहले फलन लिखते हैं। एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें एक फलन दिया गया है। अब अगर आप इसको इससे समझें तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो किसके मध्य मिलेगा आपको, x1 कॉमा x2 के मध्य, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस बात को कहेंगे कि यहाँ जो f(x) है वो क्या है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है, फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल x1 कॉमा x2 में, इसलिए अंतराल x1 कॉमा x2 में सतत होगा, सतत होगा। दूसरा, यहाँ पर जो एफ एक्स है मैं उसे लिखता हूँ और फिर हम उसका आकलन करेंगे। एफ एक्स का मान क्या है, ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स प्लस सी। यदि मैंने इसका आकलन किया तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2ax प्लस बी, ये हो जाएगा आपका। ये भी क्या है, एक बहुपदी फलन है जो
बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए f(x) अंतराल, ये विवृत अंतराल ले रहा हूं मैं, x1 कॉमा x2 में अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, ये लिख दिया हमने। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ रोले प्रमेय के दोनों प्रतिबंध हमारे संतुष्ट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रोले प्रमेय से, सॉरी बच्चों, रोले नहीं, लांगराज है ना, गलती से रोले बोल दिया हूं मैं, लांगराज की बात हो रही है यहाँ पर, लैंग्राजे का मध्यमान प्रमेय। तो अतः लैंग्राजे के माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय से इसका सूत्र हमने लिख लिया है। क्या बनेगा? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश सी का मान कहाँ से निकालेंगे हम, हमने अवकलन कर रखा है, ये हो जाएगा 2a, सी की जगह बच्चों में इसको सी डैश ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सी पहले से था इसलिए मैं यहाँ पर सी डैश ले लेता हूँ। तो ये होगा एफ डैश सी का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, हमने अवकलन पहले ही किया हुआ है। यह अवकलन करने पर क्या आया था? 2ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a सी डैश प्लस बी हो जाएगा, बराबर देखिएगा एफ बी किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा ए बी का वर्ग प्लस फिर बी का वर्ग रखेंगे और प्लस हो जाएगा सी, माइनस अब ए रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, अगर x के स्थान पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस का हो जाएगा ए बी और माइनस का हो जाएगा सी है। और बटे में देखते हैं, बटे में कितना है, इसकी जगह बच्चों में x बिंदु भी रख ही लेता हूँ, इन बिंदुओं को हटा के हम x1 x2 का ही प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि हमें प्रश्न में हमने माने हैं उन्हीं बिंदुओं का प्रयोग कर लेंगे हम b और इसकी जगह। देखिए हमने x1 को तो a लिया है और x2 को हमने b लिया है, ठीक है, इसी का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a b के स्थान पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपके सारी बात समझ में आ जाए। b की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? x2 और a की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? x1। फिर से b की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? x2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? x1, ठीक है ना, आप समझ में आ जाएगा आपके। तो ये हो जाएगा a, b की जगह पर क्या है? x2, तो ये x2 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा b x2 प्लस का c माइनस फिर रखेंगे a x1 का वर्ग माइनस का b x1 और माइनस का c, और पूरे के बटे में क्या चाहिए आपको? पूरे के बटे में चाहिए आपको x2 माइनस x1। तो अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, पहले इसको x2 लिख लेता हूं मैं, फिर हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या कट रहा है? देखिए यहाँ पर c से c तो कट जाएगा और हमें बचेगा a x2 का वर्ग माइनस a x1 का वर्ग। तो मैं पहले इसको वैसा का वैसे लिख देता हूँ। ये था हमारे पास 2a c डैश और प्लस कितना है? प्लस है ये b, इसको तो वैसे ही रखते हैं, बराबर अब a, और यहाँ हो जाएगा x2 का वर्ग माइनस x1 का वर्ग। ये मैंने a वाले पदों को एक साथ लिख के यहाँ से a को कॉमन ले लिया है। अब इसी प्रकार हम यहाँ से b को भी कॉमन ले लेंगे, तो प्लस यहाँ से b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और पूरे के बटे में देखिएगा क्या चल रहा है? ये चल रहा है x2 माइनस x1। अब आगे हल करते हैं इसको। तो हमें पता है ये जो सूत्र है ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन जाएगा, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको लिख लेंगे। तो कैसा बनेगा ये? मैं फिर से लिखता हूँ, ये होगा 2a c डैश प्लस b बराबर, ये हो गया a, यहाँ बनेगा x2 माइनस x1, फिर आएगा x2 प्लस x1, उसके बाद प्लस का b, यहाँ पर भी आ जाएगा x2 माइनस x1, और बटे में देखिए, बटे में है x2 माइनस x1।
अब यदि x2 माइनस x1 को दोनों के अलग अलग बटे में लिखेंगे तो ये कट जाएगा, और ये इसलिए भी कट जाएगा क्योंकि ये पता है हमें कि x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए जीरो तो हो ही नहीं सकता है ये। तो अब क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2ac डैश बराबर, देखिए जब ये कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा हमें a, और उसके बाद कोष्टक में आ जाएगा x2 प्लस x1, ये मिल गया हमें, और प्लस कितना हो जाएगा b, और इधर भी प्लस b था तो b से b तो मैं काट देता हूँ, यहाँ से c और a से भी कट जाएगा बच्चों फिर, तो c डैश किसके बराबर आएगा? x1 प्लस x2, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 2। अब c डैश को हम कितना ले सकते हैं? x3 ले सकते हैं, तो ये तो हमारे पास x3 हो जाएगा, जो हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटा 2 यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो देखिए x3 का मान किसके मध्य कहाँ आ गया? x1 प्लस x2, अर्थात ये इसके मध्य में आया है। तो यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं, इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ कि यह जो मान हमें मिलेगा, ये मान हमें सदैव x1 x2 के मध्य मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके से समांतर माध्य है बच्चों, और समांतर माध्य दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वो उनके मध्य ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 सदैव क्या मिलेगा हमें? x1 x2 के अंतराल x1 x2 के मध्य ही मिलने वाला है। तो x3 को हमने c डैश ले ही लिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, देखिए जो जो पूछा गया था मुझसे एक बार और पढ़ लेते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि x3 y3 होगा, तो x3 के संगत हम यहाँ पर बिंदु अगर रखेंगे तो y3 इसको ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि x2 x1 के संगत y1 है, x2 के संगत y2 है, और एक तो हम x3 के संगत क्या ले लेंगे? y3 यहाँ पर मान लिया जा सकता है। तो मैं इस बात को यहाँ से लिख देता हूँ अब कि अतः अतः x3 बराबर तो कितना आया? x1 प्लस x2 बटा 2 है, तथा x3 y3 पर स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा पूछा गया था ना, स्पर्शी जीवा के समांतर है, तो पर स्पर्शी रेखा AB के समांतर है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।